क्या आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जब आपके बैंक अकाउंट से अवैध रूप से पैसे निकाले जा चुके हैं? यह एक भयावह स्थिति है जो आजकल कई लोगों के साथ हो रहा है। अब तक ऐसे फ्रॉड होने पर बैंक अक्सर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहते थे, यह आपकी गलती है, आपने ही अपना OTP शेयर किया होगा, और आप असहाय महसूस करने के सिवाय कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, आपका लीड इंडिया के इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। बिल्कुल आपको कानूनी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, आज मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उन महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में बताऊंगा जो ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाला है। देखिए, समस्या की जड़ क्या है? आप अकेले नहीं हैं। भारत में प्रतिदिन करोड़ों रुपए की साइबर ठगी होती है। कभी KYC के अपडेट के नाम पर, तो कभी बिजली बिल के बहाने, कभी कोई आकर्षक ऑफर, तो कभी लॉटरी का झांसा। ये स्कैमर्स इतने चतुर हो गए हैं, वो लोगों पर एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं और उन्हें सोचने का अवसर ही नहीं देते, और एक छोटी सी चूक आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। तो अब इसका समाधान क्या है? RBI ने जो ये ग्राहक सुरक्षा कवच यानी लिमिटेड लायबिलिटी का सिद्धांत दिया है, वो क्या है? देखिए, समझना जरूरी है कि लिमिटेड लायबिलिटी का सिद्धांत क्या है। इसे अगर कानूनी दृष्टिकोण से सरल भाषा में समझे तो RBI का यह फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से कहता है कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी आपकी अनुमति के बिना हुए लेन देन में पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की नहीं होती। जिम्मेदारी इस आधार पर तय होती है कि गलती किसकी थी और आपने कितनी तत्परता से बैंक को सूचित किया। इसे समझने के लिए हम तीन मुख्य परिदृश्य, तीन सिनेरियोज पे हम अभी बात करेंगे। पहला सिनेरियो ये होता है जब आपकी कोई गलती नहीं है, यानी आपकी जीरो लायबिलिटी होती है। यह वो स्थिति है जब फ्रॉड पूरी तरह से बैंक के सिस्टम में किसी सुरक्षा खामी के चूक की वजह से हुआ हो। उदाहरण के तौर पर बैंक का सर्वर हैक हो गया हो, किसी अन्य तकनीकी विफलता के कारण आपके खाते से पैसे निकाल लिए गए हों। एक और मामला होता है थर्ड पार्टी का ब्रीच, यानी थर्ड पार्टी ब्रीच कहते हैं। इसका मतलब न कि गलती आपकी है न बैंक की है, बल्कि किसी तीसरे पक्ष की है, जैसे किसी पेमेंट गेटवे या ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटा लीक होने से आपकी गोपनीय जानकारी चोरी हो गई। इन दोनों ही मामलों में यदि आप अपने बैंक को 3 वर्किंग डेज के भीतर सूचित कर देते हैं तो आपकी देनदारी शून्य होगी और जीरो लायबिलिटी होगी, यानी आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना होगा और पूरा का पूरा पैसा बैंक आपको वापस करने के लिए बाध्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसलिए 3 दिन की यह डेडलाइन आप जरूर याद रखें। जो दूसरा सिनेरियो है जब गलती पूरी तरह से आपकी है, यानी ग्रॉस नेग्लिजेंस है। यह सबसे जोखिम भरी स्थिति है। अगर धोखाधड़ी आपकी अपनी घोर लापरवाही ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण हुई है, जैसे आपने खुद किसी को अपना पिन, पासवर्ड या OTP साझा कर दिया, तो जब तक आप बैंक को इस फ्रॉड की सूचना नहीं दे देते, उस समय तक संपूर्ण नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षण आप बैंक को सूचित करके अपना कार्ड या अकाउंट ब्लॉक करवाते हैं, उसके बाद होने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड लेन देन के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और जो तीसरा सिनेरियो है मिली जुली जिम्मेदारी, यानी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। यह सिनेरियो तब उत्पन्न होता है जब गलती तो थर्ड पार्टी की है, लेकिन आप बैंक को सूचित करने में विलंब कर देते हैं। अगर आप फ्रॉड होने के 4 to 7 वर्किंग डेज के बीच रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी को सीमित कर दिया जाता है और बैंक आपको कैपिंग के हिसाब से रिफंड करता है। यदि आप 7 वर्किंग डेज के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बैंक की बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपको संभवतः एक बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसका कानूनी निष्कर्ष क्या है? जैसे ही फ्रॉड का पता चले, हर एक सेकंड कीमती है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल रिकवरी की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब अभी एक ड्राफ्ट सर्कुलर के स्तर पर है। जब तक RBI इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं कर देता, तब तक आपको मौजूदा लिमिटेड लायबिलिटी के कानूनी ढांचे पर ही भरोसा करना चाहिए। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए फ्रॉड होने के बाद से, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। यदि आपके साथ कभी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो घबराएं नहीं, शांति से लेकिन पूरी तेजी के साथ
इन कदमों का पालन करें। तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। जैसे ही आप इस पर कॉल करके फ्रॉड की जानकारी यानी ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, रकम देते हैं, यह सिस्टम तुरंत एक अलर्ट बैंकों, वॉलेट्स और संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भेजता है। इसका उद्देश्य धोखेबाज के अकाउंट तक पैसा पहुंचने से पहले ही उसे फ्रीज करवाना होता है। दूसरा तरीका है अपने बैंक को सूचित करें। हेल्पलाइन पर कॉल करने के तुरंत बाद अपने बैंक को 24/7 कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तुरंत ब्लॉक करवाएं। कॉल पर बात करते हुए शिकायत या रेफरेंस नंबर लेना बिल्कुल ना भूलें, यह एक महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। और स्टेप 2 में है ऑनलाइन FIR दर्ज करें। साइबर क्राइम पोर्टल पे जाएं। आधिकारिक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस पर जाकर के फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करें। या आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स, धोखेबाज का नंबर और UPI ID यदि उपलब्ध है और घटना का विस्तृत विवरण आप जरूर वहां पे दर्ज करें। तीसरा जो चीज होता है, एविडेंस को अपलोड करें। बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट, फ्रॉड वाले मैसेज, ईमेल का स्क्रीनशॉट और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो उसे अपनी शिकायत के साथ में जरूर अटैच करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूर अपने पास में सेव रखें। देखिए, शिकायत दर्ज होने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उसको आपको सेफ रखना है। इसके बाद एक और स्टेप लेना जरूरी होता है कि बैंक को रिटन इंटीमेशन भी दें। बैंक को एक फॉर्मल ईमेल भेजें। फोन पर सूचना देना पर्याप्त नहीं होता है, अपने बैंक को एक औपचारिक ईमेल भी भेजें। इस ईमेल में धोखाधड़ी का पूरा विवरण, cybercrime.gov.in पर दर्ज शिकायत का एक्नॉलेजमेंट नंबर और फोन पर प्राप्त रेफरेंस नंबर का उल्लेख करें। यह आपके लिए एक पक्का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है और आपने समय पर बैंक को अगर सूचित कर दिया है तो आप समझिए आपका मैक्सिमम काम सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट जो है फॉलोअप और आगे की प्रक्रिया। देखिए, RBI के मैंडेट के अनुसार यदि यह साबित होता है कि गलती बैंक या थर्ड पार्टी की थी और आपने समय पर सूचना दी है तो बैंक को 10 वर्किंग डेज के भीतर जो भी ये विवादित राशि है वो आपके खाते में अस्थायी रूप से क्रेडिट करनी होगी। इसे प्रोविजनल क्रेडिट कहते हैं। बैंक के पास आपकी शिकायत का पूरी तरह समाधान करने के लिए सामान्यतः 90 दिनों का समय होता है। अगर 90 दिनों में बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता या आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी शिकायत RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन के समक्ष भी लेकर जा सकते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो अब आपको मेरे ख्याल से इस जानकारी से आपको लगा हो कि ये यूजफुल जानकारी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। आपका एक शेयर कि किसी की मेहनत की कमाई को गंवाने से बचा सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय जानकारी के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।